संजीव मुनियाल जी, संजीव मुनियाल जी और पंकज जी, मैं आप दोनों को मौका दूंगी। उससे पहले 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 पुरोहित जी, अरे हुक्म मेरे अपने राज्य से आते हैं और देखिए आखिर में उनसे पूछूंगी तो वो जो रबड़ी वाला घेवर है वो भी नसीब नहीं होगा, क्यों वरुण जी? हुक्म रबड़ी वाला कैसा आपको घेवर भी नसीब होगा, सब चीजें होंगी, ऐसी बात नहीं है। आप बीजेपी के रहते कांग्रेस को सत्ता नसीब होगी कि नहीं होगी? खासकर ये जो 28 करोड़ सदस्यता का टारगेट जो रख लिया है। आदरणीय रामकृपाल सिंह जी और आदरणीय सतीश जी ने बड़ा एक्सप्लेन अच्छी ढंग से किया है। देखिए, अतीत के बगैर वर्तमान नहीं आता, वर्तमान के बगैर भविष्य नहीं आता, इसलिए अतीत का जो डिस्कशन बहुत जरूरी है। मैंने कई बार आपको डिस्कशन में, सारे डिबेट्स में कहा है, अटल जी अडवाणी जी के युग में एक प्योरिटी थी भारतीय जनता पार्टी की, संघ की एक वैल्यू होती थी समाज के अंदर। आज नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में, अभी पंकज जी ने बताया, लेकिन उसमें एक चीज वो भूल गए कि कितने सांसद गैर कांग्रेस बीजेपी पृष्ठभूमि के। अब जब आपने, इनका एक बहुत बड़ा फैक्टर हारने का भी ये रहा है, इन्होंने बाहर से ले लेकर के उनको राज्यसभा उपकृत कर रहे हैं, सबको बना रहे हैं जिन पे भ्रष्टाचार के आरोप लगे। जनता के अंदर एक इमेज जो थी ना पार्टी विद डिफरेंस, वो खत्म हो गई। तो जनता कांग्रेस को क्यों हटाती? फिर कांग्रेस को इसीलिए हटाया था ना कि भाई प्योरिटी वाली पार्टी आएगी तो कुछ करके दिखाएगी पार्टी विद डिफरेंस। ये बहुत बड़ा फैक्टर रहा, इसीलिए इनका राम मंदिर के जो प्राण प्रतिष्ठा था उसका भी इम्पैक्ट नहीं पड़ा। फिर दूसरा, मोदी जी पे जो मैं पे आगे जो संघ की बात आ रही है, संघ की प्रतिष्ठा थी वो आज 10 साल में, मैं आपको बता रहा हूँ, बचपन से मैंने भी खूब देखा है, संघ को भी देखा है, एक संघ की प्रतिष्ठा को धूमिल किया गया है 10 साल के अंदर, मोदी काल के अंदर। मैं करने से क्या हुआ कि पब्लिक बिल्कुल चिढ़ गई, देश के अंदर जब भी चिढ़ती है। अब जो सदस्य है, मैं करने से संघ की प्रतिष्ठा जो है वो धूमिल हो गई। संघ की प्रतिष्ठा और संघ पर राहुल गांधी के एक के बाद एक अटैक, एक के बाद एक आरोप से एक छींटा तक नहीं पड़ा। गजब है। मैं, आप मेरी बात तो सुन लो, सबके विचार सुने, मेरे विचार भी सुन लो। मैंने आपको आकलन की बात, आपने माना था ना, मैंने आकलन बताया था। आज फिर आकलन बता रहा हूँ मैं इनको कि हरियाणा में नहीं जीतेंगे। हाँ, कांग्रेस की जो लचर व्यवस्था है उसके कारण ही मोदी सरकार चल रही है। जो संगठन की सदस्यता की आप बात कर रहे हो, 28 करोड़ में मोबाइल से और बना लो, बोगस मेंबरशिप इनकी छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में खूब अखबारों में छपी। मोबाइल से कोई सदस्य बनते हैं, टेक्नोलॉजी से कोई नेता बनते हैं, सोशल मीडिया से नेता बनते हैं। बताइए, सोशल मीडिया से कोई नेता बनता है? अटल जी अडवाणी जी घूमते थे, सड़कों पे रहते थे, पब्लिक से मिलते थे। आनंद जी, मेरी पूरी बात हाँ, बस एक सेकंड जी। रूबिका जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जो लोग ये कह रहे हैं कि संघ उदासीन हो गया था 2024 के चुनाव में, क्या वो लोग ये स्वीकार करेंगे कि 240 सीट नरेंद्र मोदी ने अपने अकेले बूते पर ले आए? अरे नहीं, इसी पैनल में लोग इस बात को स्वीकार करेंगे, परंतु पत्नी गली दाएं देखने लगेंगे। के कारण आई है, विपक्ष की मूर्खता लचरता के कारण आई है। अरे नहीं, ऐसा नहीं होता सर, ऐसा नहीं होता। यहाँ देखिए, ये समग्र संगठनों के साथ चुनाव लड़े जाते हैं, नीतियां, कार्यकर्ता। ये जरूर है कि कुछ कार्यकर्ताओं को देवतुल्य कहा गया, लेकिन उनके साथ देवतुल्य कार्यकर्ताओं सरिता व्यवहार नहीं हुआ। ये मैं मानने को तैयार हूँ, पर ये संभव नहीं है कि संघ उदासीन हो जाए चुनाव में और भारतीय जनता पार्टी को उसका नुकसान हो जाए। अगर ये होता है तो संघ को वैचारिक दृष्टि से नुकसान होता है। आज नरेंद्र मोदी संघ के सबसे बड़े ध्वजवाहक हैं, इस बात को स्वीकार करना चाहिए हम लोगों को। नरेंद्र मोदी ने संघ के आनंद विजय जी, सुनिए काम की बात। वरुण पुरोहित कह रहे हैं उनके घर पर संघ का एक आदमी नहीं पहुंचा, कोई पर्चा लेकर नहीं पहुंचा। इससे वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं। बोले बीजेपी ऑफिस से। वरुण पुरोहित जी, आप इतने फेमस हो गए हैं डिबेट शोज में आके कि संघ के लोगों को और बीजेपी के लोगों को पता चल गया कि वरुण जी है तो अपने आदमी नहीं, वोट तो हमको करेंगे नहीं, पर्चा काहे ले जाया जाए? नहीं, अगली बार लिम्बा राम जी से कहा जाए कि इनके घर पे दिया जाए। इनका बीजेपी का ऑफिस है, पता कर लो कहाँ गए इनका, कोई पर्ची लेके गया क्या वर्कर? आप राजस्थान का एग्जाम्पल दिया, राजस्थान हाईकोर्ट में जितनी नियुक्तियां की हैं, आंदोलन कर रहे हैं आपके संघ से जुड़े वकील, और रोज कर रहे हैं। कल भी अध्यक्ष से मिलके आए, वो कह रहे साहब हमारी तो कोई पूछ ही नहीं रहा। आप जो बात कह रहे हैं, अब मैं उसका जवाब संजीव उनियाल से लूंगी, लेकिन रामकृपाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं उसके बाद, और साथ में हम तस्वीरें भी दिखाते रहे बीजेपी ऑफिस में ये जो अभियान शुरू हो चुका है। मैंने अतीत की बात इसलिए शुरू की थी कि मुझे पता था अब मुझे वर्तमान के बारे में बोलने का मौका देंगी, लेकिन मौका नहीं मिला। अब मैं टोटल अब मिल गया है सर। हाँ, इसीलिए ये बताइए, इतनी सारी बातें जो लोग हो रहा है, बीजेपी में कमी थी, संघ ने साथ नहीं दिया और फलाना हुआ, धमाका हुआ, उसके बाद अभी आपने दिखाया था
0.7% वोट कम रहा 19 की तुलना में। यानी इतने सब कुछ बुराइयां होने के बावजूद नहीं, एक मिनट, 0.7% वोट कम हुआ। संघ नाराज था, बीजेपी के अंदर सब कुछ गड़बड़ था, उत्तर प्रदेश में विद्रोह हो गया, फलाना हुआ, लेकिन 19 की तुलना में, यानी 14 की तुलना में 19 बहुत आगे गया था, और 19 की तुलना में 24 में 0.7% का कमी आई है बीजेपी को। सर वो तो मेरा ये कहना है, नहीं एक मिनट, मैं प्लीज मुझे अपनी बात कहने दें, फिर इसके बाद मैं किसी में बोलता नहीं। दूसरी बात, 63 सीटों की कमी लाई ना। नहीं मैं इसी बात पर आ रहा हूं कि 0.7% वोट अगर 63 सीटों को कम कर सकता है तो ये जनता की नाराजगी नहीं है, ये राजनीतिक समीकरण की जिम्मेदारी है, आप यूं समझिए। दूसरी बात, मैं एक मिनट अपनी बात कर लूं, प्लीज। दूसरी बात, 1990 से 2024 तक यानी 34 साल में आज बीजेपी इतनी समस्याओं के बावजूद जहां खड़ी है 240 पर, 34 साल में इस देश की किसी पार्टी को 240 सीट नहीं मिली थी। इसलिए मेरा कहना है कि छाती पीटने का कोई मतलब नहीं होता है। पर रामकृपाल जी 34 इयर्स में एक मैं समझ गई सर, मैं दोनों बिंदु समझ गई। आप तो इस देश की बात कर रहे हैं। मार्गरेट थैचर वो जब आई थी, मतलब सबसे बड़े डेमोक्रेटिक सेटअप में, ही इज द ओनली प्राइम मिनिस्टर जो इतने सीटों के साथ सतीश केसिंग साहब आए हैं। पर ये नैरेटिव के नहीं भैया तुम तो हार गए सरकार में रहते हुए, प्रधानमंत्री रहते हुए। नहीं मुझे मौका मेरा आपका है ना, मेरा है ना। देखिए रामकृपाल जी जो कह रहे हैं वो एक नजरिया है देखने का। मेरा ये कहना है, किसने रखा 400 का टारगेट, किसने कहा एक सब पर भारी, किसने कोई मानता था कि ये चुनाव है क्या? किसी ने उम्मीद सपने में भी देखी थी? बाकी जो लोग संघ के समर्थक लोग हैं वो लोग तो सच में 300-400 पार देख ही रहे थे। कहीं न कहीं नाराजगी थी, इसीलिए हम अभी यू टर्न, कोर्स करेक्शन, अभी एम टर्न, अब बोलेगा यू टर्न क्या है, ओपीएस यूपीएस बन जाता है, फलाना हो जा रहा है, सदस्यता होती है, कास्ट सेंसस पर पूरा विचार हो रहा है, बेरोजगारी के ऊपर पहली बार बजट में कॉन्क्रीट काम किया गया। ये सारे मुद्दे थे, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। नहीं तो एक आदमी काफी था, मोदी की गारंटी, हो गया काम खत्म। ये देखिए तथ्य अब इसका दूसरा पहलू भी तो उसको स्वीकार करना चाहिए। बात भी सच है, पर इसका दूसरा पहलू भी सतीश केसिंग साहब कीजिए, संघ के लोगों से बातचीत कीजिए। पर सतीश केसिंग ये लोग कहते हैं कि हम लोगों ने कुछ इलाके में काम किया, कुछ आप ये कह रहे हैं कुछ में नहीं करना, अभी भी एक चुनौती है। आप ये कह रहे हैं सतीश केसिंग साहब, सुनिए ना, मैं ये कह रही हूँ, आप ये कह रहे हैं कि एक ही आदमी की वजह से ये जो है एक ही आदमी की गारंटी पर चल जाता ना। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं उसी आदमी की वजह से 240 आ भी पाई है। इस बात को मैं इसी को बात बोलना मोदी की वजह से, मोदी की गारंटी की वजह से वो 240 आ पाई है, वरना तो मामला कहां से कहां पहुंच गया था। कह रहा हूं कि नहीं, मैं कह रहा हूं कि नहीं, लेकिन आप जब मुराद रख लो, 400 का भौकाल बना दो, सारे चैनल बोलते रहे 400 पार, ये कोई रियलिटी चेक नहीं है। ये रियलिटी चेक अब हो रहा है। मुझे आप ये बताइए, मैं आपसे पूछता हूं, क्या भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता किस बात पे पड़ेगी? जो कोर्स करेक्शन है उसके आधार पर बढ़ना चाहिए, या जो योगी जी और हिमांता जी की पॉलिसी चल रही है उस पे बढ़ना चाहिए? कौन सी पॉलिसी है? क्या आइडियोलॉजी, क्या पॉलिसी, क्या लाइन और लेंथ जिसके आधार पर ये सदस्यता ग्रहण की जाएगी, या 28 करोड़ 50 लाख मुसलमानों